नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से औपचारिक रूप से प्रारंभ। 28 अगस्त तक चलने वाली पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेरिस में भारत फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में लिया हिस्सा। फ्रांसीसी निवेशकों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने का दिया न्योता। मॉनसून की दस्तक से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। कांगो में इबोला के इलाज के लिए ट्रायल शुरू। WHO ने जारी की गाइडलाइंस। इबोला के चलते कांगो में अब तक हो चुकी हैं 438 लोगों की मौतें। और पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से दी मात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पड़े लूका मॉड्रिच पर भारी। ऑस्ट्रिया को 3-0 से मात देकर स्पेन पहुंचा राउंड ऑफ 16 में। और अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी अब आर्थिक सहयोग के नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में निवेश, विनिर्माण, सप्लाई चेन, हरित ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। दोनों देशों के उद्योग जगत ने 129 समझौता ज्ञापनों के जरिए भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार किया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष सनाए ताकाइची ने इस अवसर पर हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन भी किया। दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का जिक्र किया। कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। पीएम ने बीते 12 वर्षों में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। Prime Minister Narendra Modi has promoted the vision of transforming rural resources into energy by harnessing the strength of cooperative institutions.
I firmly believe that this vision holds the key to unlocking a new future for both rural development and energy security in India. Based on this vision, Prime Minister Narendra Modi and I are pleased to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक में दोनों देशों के बीच 129 एमओयू की घोषणा की गई। दोनों देशों के बिजनेस जगत के प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि दोनों देश आर्थिक सहयोग की नई गाथा लिखेंगे। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत भारत की ग्रीन एनर्जी क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाते हुए भारतीय कंपनी ACME और जापान की IHI कॉरपोरेशन तथा मित्सुबिशी के बीच महत्वपूर्ण ऑफ टेक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी और जापान सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि ये ऑफ टेक समझौता भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा और इससे भारत को विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और ग्रीन जॉब्स में बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर रहा है और ये समझौता उसी दिशा में एक व्यावसायिक मील का पत्थर साबित होगा। इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और जापान के बीच जो कोऑपरेशन है, जो कोलैबोरेशन है, वो और भी स्ट्रॉन्गर होगा और उसके साथ साथ हमारे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो इकोसिस्टम, जिसके लिए ये ऑफटेक एग्रीमेंट एक भारी मात्रा में मोटिवेटर के हिसाब से काम करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कल पेरिस में आयोजित इंडिया फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में विकास का नया इंजन बन सकती है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 साल में भारत फ्रांस व्यापार दोगुना हो चुका है और आज भारत में करीब 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने आधार, UPI और डिजी लॉकर जैसी डिजिटल सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी निवेश के बड़े अवसरों पर बात की गई और इस दौरान गिफ्ट सिटी स्थित IFSCA और NIIF के जरिए नई निवेश योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बैठक में मौजूद फ्रांसीसी संस्थानों में भारत के आर्थिक सुधारों की सराहना की गई और आगे सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई गई। फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगॉन ने कल पेरिस में वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान सेबेस्टियन बोगॉन ने वित्त मंत्री को फ्लाइंग व्हेल्स की दुनिया भर में संचालित सतत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग व्हेल्स अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में स्थापित कर देश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने कंपनी की भारत में निवेश की योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में फ्लाइंग व्हेल्स जैसी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और कंपनी को देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और जहाज व विमान लीजिंग तथा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन से जुड़े नियामकीय ढांचे की जानकारी भी दी। एमुंडी की CEO वैलेरी बॉटसन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान बॉटसन ने निर्मला सीतारमण को SBI के साथ साझेदारी और गिफ्ट सिटी में अपनी भागीदारी के जरिए भारत में अपनी लंबी साझेदारी के बारे में जानकारी दी और इसके अलावा एमुंडी और NIIF के बीच निवेश के मौकों को तलाशने और SME ग्रोथ इक्विटी फंड से जुड़ी प्रस्तावित केंद्रीय बजट घोषणा पर भी
बातचीत हुई। और इसके साथ ही एयर लिक्विड ग्रुप की ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य एमिली मोरेन रोनाल्डो ने भी वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान सेमीकंडक्टर, स्टील सेक्टर और अस्पताल की सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में एयर लिक्विड जैसी कंपनियों की भूमिका पर चर्चा हुई। मोरेन रेनॉल्ड ने एयर लिक्विड ग्रुप के लिए एक मार्केट के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री को भारत में बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं के बारे में भी बताया। और श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो रही है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय उपराज्यपाल जी के मार्गदर्शन में जो डीसी साहब और एसपी साहब और पूरी जिले की टीम ने यहाँ पर बालटाल में व्यवस्था की है कि सुचारू रूप से यात्रा हो सके। इस समय थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन एमआरटी के सहयोग से और बीआरओ के सहयोग से मार्ग को जो है वो थ्रू रखा गया है अभी तक। और रफली वी एक्सपेक्ट कि 10,000 लोग आज जो है वो यात्रा के लिए रवाना होंगे। अभी फाइनल जब हमारा जो एक्सेस कंट्रोल गेट है उसके जब फाइनल नंबर आएंगे उसके बाद पता चलेगा, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे आज करीब 10,000 श्रद्धालु जो है वो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर, पहले जत्थे के लिए पूरे वर्ष इंतजार रहता है बाबा बर्फानी का, और इतनी बारिश में भी हम बिल्कुल हिम्मत से बनाए हुए थे कि बारिश बंद और बाबा के दर्शन के लिए हम निकले। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य रखने के लिए सबको कहा। यहाँ की इंडियन आर्मी, यहाँ की सिक्योरिटी पहले से लास्ट ईयर से बहुत बेहतर सुविधाएं दी गई है। लास्ट ईयर भी मैं पहले जत्थे में आया था बाबा की कृपा से। जी जय भोलेनाथ जी, ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम सारा साल इंतजार कर रहे हैं। आज यात्रा का पहला जत्था, पहला दिन, पहले दर्शन के लिए हम पहले जत्थे के श्रद्धालु निकले हैं। हमारी मौसम पूरी परीक्षा ले रहा है। जितनी तेज यहाँ बारिश चल रही है उससे दुगना उत्साह आज भोले शंकर जी के भक्तों का है। इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर भारत सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का और खास करके हमारी भारतीय सेना का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत ध्यान रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। अभी बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाएगी, रास्ता भले की चाह हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। मन में उत्साह है कि बहुत ज्यादा उत्साह बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए बहुत इच्छा है। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? बस सबका कल्याण हो, सुख शांति रहे, विश्व में बने रहे, विश्व में शांति बनी रहे, सुख शांति बने रहे। बहुत बहुत उत्साह है और भोले बाबा की हम बाराती जो है, हम सभी खुशी है और पागल से झूम रहे हैं भोले बाबा। कब दर्शन हो जाए, कब बाबा का दर्शन हो जाए। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? बाबा के पास यही मनोकामना है कि हमारे देश और भी आगे बढ़े और सब खुशहाल रहे और फिर जाके मेरे परिवार भी खुशहाल रहे। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा
घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने फुल एक्शन मोड में हैं और इसी क्रम में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मामले पर संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करें। उन्होंने खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की जानकारी केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस को साइबर अपराध पर लगाम लगाने के दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए और साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी बात कही। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी दोनों को पत्र लिखा है और ये पत्र ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर दोनों गुटों के दावों और जवाबी दावों के संबंध में है। उन्होंने आगामी 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रिया और समिति प्रणाली, वित्तीय कार्य, संसदीय विशेष अधिकार, प्रश्नकाल और राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग यानी कि नेवा सहित विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार विधानसभा को दिया है एक नया स्वर, नई ऊर्जा और नई पीढ़ी का नेतृत्व। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 181 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, यानी लगभग 62% विधायक पहली बार सदन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कदम रख रहे हैं। वहीं 37 महिला विधायक भी जनता की आशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा पहुंची हैं। ऐसे में उनकी संसदीय यात्रा सही दिशा से शुरू हो, इसके लिए 3 और 4 जुलाई 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर भारत की लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला इन नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करेंगे। वे प्रभावी लेजिस्लेटिव स्किल्स, संसदीय परंपराओं, सदन की गरिमा और बेहतर गवर्नेंस के सिद्धांतों पर विधायकों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि ये जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को और अधिक मजबूत ढंग से सदन में प्रस्तुत कर सके। जब जनप्रतिनिधि बेहतर तैयारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, तब जनहित के निर्णय अधिक सार्थक बनते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। मॉनसून ने उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक दस्तक दे दी है। बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ भागों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है और इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कांगो में इबोला प्रकोप के खिलाफ इलाज परीक्षण यानी कि ट्रीटमेंट ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और इस महत्वपूर्ण प्रयास के तहत बीते गुरुवार को पहला मरीज भर्ती किया गया और इस पहल को महामारी से लड़ाई में एक अहम कदम माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस
एडहानोम गैब्रियसिस ने जानकारी दी है कि ये ट्रायल इबोला संक्रमण के इलाज और नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि उन्होंने बताया है कि इटूरी प्रांत में एक इबोला उपचार केंद्र पर हमले की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और इस हमले ने बीमारी से निपटने के प्रयासों को लेकर गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। कांगो में अभी तक 1400 से ज्यादा इबोला के केस सामने आए हैं और इस वायरस के कारण 438 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनई के अंतिम संस्कार के चलते अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता फिलहाल रोक दी गई है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत की लगभग सभी शर्तें मान ली थीं। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर तेहरान ने अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दी है कि वो होर्मुज स्ट्रेट के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें और ईरान ने कहा है कि वह अपने रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाएगा। तो वहीं भारत से खामनई के अंतिम संस्कार में बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल होंगे। वेनेजुएला में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चल रहे ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारतीय सेना की मेडिकल टीम लगातार राहत कार्य कर रही है। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की टीम ने अब तक 815 मरीजों का इलाज किया है। टीम ने कल तक 233 डेंटल कंसल्टेशन और 1836 लैब टेस्ट और 253 एक्सरे जांच की हैं और इसके अलावा लगभग 65 सर्जरी भी की गई हैं, जबकि 20 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय टीम लगातार आपातकालीन और विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है और ये मिशन भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षमताओं को दर्शाता है। और खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। पुर्तगाल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। पुर्तगाल ने एक बेहद रोमांचक मैच में क्रोएशिया को 2-1 से मात दी। क्रोएशिया ने पेरिसिच के गोल की मदद से 53वें मिनट में बढ़त बना ली थी। पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। ये रोनाल्डो का विश्व कप के नॉकआउट मैच में पहला गोल रहा। तो वहीं गोंसालो रामोस ने इंजरी टाइम में टीम के लिए विजयी गोल किया और इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच के बीच भी मुकाबला था, जिसमें रोनाल्डो ने बाजी मारी। क्रोएशिया के विश्व कप से बाहर हो गया है और इसके साथ ही लूका मॉड्रिच ने अपना आखिरी विश्व कप मैच खेला है। स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है और आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। स्पेन के लिए आयरज़ेबैल ने 36वें और 89वें मिनट में गोल किए, तो वहीं पेड्रो पोरो ने 66वें मिनट में गोल किया। स्पेन ने 2010 विश्व कप फाइनल के बाद ये पहली बार विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की है। स्पेन की गोलकीपर उनाई सिमोन का प्रदर्शन एक बार फिर से शानदार रहा और उन्होंने लगातार चौथे मैच में विपक्षी टीम को गोल नहीं करने दिया। ऑस्ट्रिया की टीम 1954 के बाद से पहली बार विश्व कप के नॉकआउट मैच में खेल रही थी। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं पर ही खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग शो नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।